वोट चोरी का इतिहास। अंग्रेजी राज में वोट हदबंदी, स्वराज में वोट बंदी, लोकतंत्र में वोटर नसबंदी, राम राज में चोरी सीना जोरी। वोट चोरी का सिलसिलेवार इतिहास, शोध आधारित कार्यक्रम। चमकदार और झूठ को गढ़ने वाली विज्ञापन कंपनियां, सर्वे करने वाली, उम्मीदवारी के लिए चमक दमक की डिजाइन करने वाली कंपनियां अपने डैने फैलाने लगी। 90 में सामाजिक चेतना का जिसे विस्फोट माना जाता है और जिसे सत्ता में हिस्सेदारी भरोसा कहा गया, वह सत्ता का चारा बना दिया गया। पहले धन के जरिए सांप्रदायिक उग्रता से चेतना खत्म की गई और फिर बाजार की नीतियों का चारा बना दिया गया। विकास के नशे की लत डाली गई। देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री को लोकसभा के लिए मतदाताओं के जरिए चुने जाने के दबाव से संसदीय लोकतंत्र मुक्त कर लिया गया। राज्यसभा का सदस्य बनाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की प्रथा शुरू हो गई। भारतीय गणतंत्र में राज्यसभा को राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अब उसकी गणतंत्र की जरूरत नहीं रह गई थी। सांप्रदायिकता और बाजार की नीतियों ने मतदाता समूहों के बीच एक ऐसी भावना तैयार कर दी जिसमें गणतंत्र और राष्ट्र दो हिस्से लगने लगे। यह सब एक ठोस फैसले में बदलने से पहले की पृष्ठभूमि तैयार करने का हिस्सा बन रही थी। भारतीय संविधान में मतदाता का अधिकार क्यों है? वह वयस्क क्यों? इसका उद्देश्य वयस्कों को वैसी नागरिक चेतना भरने के लिए जो समानता और समानता के विचारों और संस्कृति के लिए स्वतंत्रता और भाईचारे की विचारधारा को विकसित करने पर जोर देना है। लेकिन जब आधुनिक संस्था और विचार जन्म लेते हैं, तब पुराने विचारों और संस्थाओं को उसे दबाने के लिए ताकतवर लोग इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र और समानता की विचारधारा को धर्म के वर्चस्व की भावनाओं से दबाने की कोशिश होती है। मतदान और नागरिक संविधान के अनुसार है, लेकिन मतदाता को धर्म के ग्रंथों व भक्ति भाव से भरने की राजनीति को संसदीय व्यवस्था के लिए मुख्य बना दिया गया। एक क्रम बनता है। धर्म को राजनीति का चारा बनाने वाले लोगों का समाज पर वर्चस्व रहा है। उनका काम है कि वे ऐसी स्थितियां तैयार करें जो समानता और लोकतंत्र के विचार को पीछे छोड़ दें। 1998 और 2004 के बीच पहले सांप्रदायिकता की राजनीति को ठोस संसदीय जमीन देने वाली पार्टियों को सरकार चलाने के लिए संसद में संख्या बल मिला, तो 2004 में बाजार की नीतियों को लागू करने वाली पार्टियों को सरकार चलाने के लिए वोटों की गिनती में आगे निकल गई। बाजार की नीतियों को लागू करने वाली पार्टियों ने उस सांप्रदायिक पृष्ठभूमि को ढक दिया जो एक बड़ी तैयारी के लिए खड़ी की गई थी। 2002 में चुनाव आयोग जैसी संस्था पर कब्जा करने के लिए सीधे सांप्रदायिक हमले की शुरुआत दिखती है। गुजरात में सांप्रदायिक उन्माद को अपनी ऊर्जा का स्रोत मानने वाली राजनीति को संस्थागत करने के लिए चुनाव आयुक्त को विशेष धर्म से जोड़ दिया। जनसभाओं में उनके पूरे नाम का उच्चारण किया गया, जिन्हें जी.एम. निंगदोह के नाम से मतदाता जानते थे, उन्हें जेम्स माइकल लिंगदोह के रूप में देखने लगे। भारतीय समाज में नाम और उसके साथ लगे टाइटल जातीय और धार्मिक पहचान कराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 1940 के बारे में लिखते हैं, 40 की स्थिति के बारे में लिखते हैं कि भारत में किसी समय जनगणना एक सरल और सहज प्रक्रिया हुआ करती थी, जिनमें केवल जनसांख्यिकी करने वालों की ही रुचि रहती थी। आज जनगणना पर सभी का अत्यधिक ध्यान जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत की राजनीति अब समाजशास्त्र का खेल बन गई है। यहाँ वही तत्व हैं जो एक समुदाय को दूसरे से अधिक राजनीतिक महत्व देती है। भारत में जनसंख्या और राजनीति के बीच का संबंध अब बहुत निकट और गाढ़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में ऊंची जातियों और अछूतों के बीच की स्पर्धा ने उन्हें भी जनगणना के आंकड़ों पर काट छांट करने के साथ गिनने पर मजबूर किया है।
1940 की जनगणना में खास तौर पर ऐसा हुआ। प्रांतों के कुछ विशेष वर्ग में सिखों ने अछूतों को कई तरह के लालच देने के तरीके से दबाया, धमकाया और सताया। उनका उद्देश्य था कि अछूतों को विवश किया जाए कि वे अपने को धर्म का सदस्य लिखवाएं। इस प्रकार अछूतों की जनसंख्या गिराई गई। हिंदुओं ने इस आधार पर यह किया कि जनगणना में कोई अपनी जाति न लिखवाए। अछूतों से खास अपील की गई। उन्हें बताया गया कि यदि वे केवल यही लिखवाएं कि वे हिंदू हैं तो उनके साथ अन्य हिंदुओं की तरह बर्ताव किया जाएगा और किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वे अछूत हैं। जब जनगणना का वक्त आ गया और जनगणना अधिकारियों ने प्रश्न पूछा कि आप क्या अछूत नहीं लिखवाएंगे या केवल हिंदू बताएंगे, नतीजा साफ था, अछूतों की जनसंख्या घट गई। डॉक्टर अम्बेडकर का यह बयान नई सांप्रदायिक राजनीति के दौर में वोट के अधिकार और अधिकार की सतहों की चोरी के सिलसिले को समझने के लिए एक दृष्टि देता है। संसदीय राजनीति को आज तक की यात्रा में वर्चस्ववादियों के द्वारा बहुमत हासिल होने की वैधता साबित करने के लिए कैसे मतदाता अधिकारों में सेंध लगाया गया और उन्हें कैसे संस्थाबद्ध किया गया, इसके स्पष्ट संकेत 21वीं सदी के पहले दशक में मिलने लगे। राजनीति के अपराधीकरण के नारे को चुनाव सुधार में सर्वोपरि रखा गया। अपराधीकरण का मतलब भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत दर्ज अपराध, जबकि भारतीय समाज में अपराधियों का तो समाजशास्त्र दिखता है, लेकिन अपराधों और उसके स्रोतों का समाजशास्त्र अपराधीकरण से दूर रखे गए। यह माना गया कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने में प्रोत्साहन मिला। इस मामले के कारण उम्मीदवारों के लिए अपना आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करना अनिवार्य बना और राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड की जांच बढ़ा दी गई। चुनाव सुधार के लिए बने गैर सरकारी संगठनों का जोर महज इन पहलुओं पर रहा कि उम्मीदवारों की शिक्षण संस्थाओं की डिग्रियां उनकी वित्तीय और उनके आपराधिक रिकॉर्ड में सुधार से जुड़ा है। संसदीय राजनीति में मुख्य सवाल विभिन्न स्तरों पर हिस्सेदारी को विस्तार देने से जुड़ा है और इसमें राजनीतिक सत्ता की खास अहमियत मानी गई है। समाज के बहुमत वर्ग वंचितों की श्रेणी में रहा है और उससे मतदाता के अधिकार का बोध होने से समानता की चेतना बनी हुई थी। वह हिंसा से दबने को तैयार नहीं था। बिहार में 23 वर्षों के बाद जब पंचायत के चुनाव 2 महीने के भीतर 6 चरणों में कराए गए तो उसमें 196 लोगों की जान गई, 15 तो पुलिस की गोलियों से मारे गए। 2003 तक 64 की संख्या में मुखिया और वार्ड प्रतिनिधि मार डाले गए। शोध बताता है कि सत्ता के खोने के डर से वर्चस्ववादी हिंसा पर उतारू रहते हैं। बिहार में मतदाताओं के अधिकार का इस्तेमाल करने से सामूहिक नरसंहार तक हुए, लेकिन इस तरह से हिंसा जारी रखना असंभव हो गया। गौरतलब है कि 2009 में बिहार में 15वीं लोकसभा के चुनाव सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण माने जाते हैं। एक भी व्यक्ति की हत्या होने की खबर नहीं मिलती है। दरअसल मतदाताओं के अधिकार और समानता की चेतना आधुनिक किस्म के तरीकों से कमजोर करने की तरफ बढ़ने लगी। मतदाता किसके लिए होता है? वो उम्मीदवार के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा उम्मीदवारों की नए तरह की सूची बनाने और समाज में तैयार हो रहे उम्मीदवारों को चुनाव से दूर रखना वक्त की मांग बताई गई। यहाँ तक कि मतदाता किसी उम्मीदवार को चुन भी ले तो उनकी सदस्यता अदालतों से, संसद में बहुमत की ताकत से खत्म किया जा सके। ईवीएम पर नोटा जैसी व्यवस्था की गई, जिससे लगता तो है कि संसदीय व्यवस्था का मतदाता मजबूत हुआ है, लेकिन यह मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले मतदाता के संसदीय व्यवस्था में मुंह की मुद्रा अख्तियार करने की सुविधा देने जैसा साबित होता है। घटनाक्रमों से इसके सिलसिलेवार होने के संकेत मिलते हैं। समानता यानी समाजवादी विचारों और भारत को धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति पर अपने को बनाए रखने की विचारधारा पर हमले 1990 के दशक में उग्र हो गए। मंचों के हिसाब से उग्रता की शक्ल दिखती है। संसद में किसान नेता कहे जाने वाले शरद जोशी ने
समाजवाद शब्द को संविधान से हटाने की मांग का एक विधेयक प्रस्तुत किया। गांधी समाजवाद के नाम से बनी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही धर्मनिरपेक्षता को छद्म करार देती रही है और स्वयं को पूंजीवाद और सामंती राज्य रजवाड़ों का समर्थक बताती रही है। समाज में धर्मनिरपेक्षता के लिए और अमीर परस्ती की नीतियों का जो विरोधी ढांचा रहा है, उसे विकास के नशे में मनमोहन सिंह ने यह कह ध्वस्त कर दिया कि देश में सबसे बड़ा खतरा आंतरिक है, यानी धर्मनिरपेक्षता और अमीर परस्ती के खिलाफ लड़ने वाली हर विचारधारा राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में खड़ी कर दी गई, जबकि दूसरी तरफ वह सांप्रदायिक विचारधारा खड़ी थी जो धर्मनिरपेक्षता और अमीर परस्ती के खिलाफ लड़ने वालों को राष्ट्र विरोधी कह रही थी। इस तरह दोनों ने सत्ता और विपक्ष में रहकर धर्मनिरपेक्षता और समानता की विचारधारा में यकीन करने वालों की पहचान एक संप्रदाय के पक्षधर और दूसरे संप्रदाय के विरोधी राष्ट्रद्रोही के रूप में करने की कोशिश की। मतदाता अधिकार से जुड़े संस्थागत फैसलों पर नजर डालने से पहले यह समझना बेहतर होगा कि नागरिकों और मतदाताओं को बहुमत में गरीबी के न्यूनतम स्तर की गरीबी तक ले जाना और चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया को अमीर परस्त करते जाना वोट चोरी की एक ठोस नीति के रूप में इख्तियार की गई। उसे संस्थागत स्तर पर लागू किया गया। वोट चोरी और हेराफेरी का एक नया चरण शुरू हुआ, जिसे विभिन्न स्तरों पर इसे समझा जा सकता है। पहला है मतदाताओं के बीच संवाद की राजनीतिक सामग्री को बदलना। दूसरा, प्रमुख राजनीतिक दलों की गतिविधियों में मतदाता सूची पर नियंत्रण मुख्य बनाना। तीसरा, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले मतदाताओं की आर्थिक और सामाजिक हालत की गति। तो पहले देखते हैं मतदाताओं के बीच संवाद की राजनीतिक सामग्री किस तरह से बदलती है। और बात शुरू करते हैं 1971 से, जब गरीबी हटाओ का नारा आया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया गया। दूसरी तरफ इंदिरा हटाओ का नारा था, यानी आर्थिक सामाजिक सवालों के बरक्स व्यक्ति के नाम और चेहरे और पहचान को राजनीतिक सामग्री में बदलने की शुरुआत यहाँ दिखती है। याद करें कि 1971 से पहले 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। भारतीय समाज में चेतना के स्तर पर एक नई तरह की गोलबंदी सामने आ रही थी। मुद्दे महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक सामग्री को बदलने की ये यात्रा बहुत दिलचस्प है। कैसे एक व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता चला गया और व्यक्ति के इर्द गिर्द ही संसदीय लोकतंत्र के फेरे लगने लगे। 1977 में इंदिरा हटाओ के साथ जुड़ा देश बचाओ। दूसरी तरफ 1980 में आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे। 1984 में जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। कांग्रेस फिर इस नारे के साथ बीपी सिंह के नेतृत्व में सत्ता से 1989 में बाहर हुई। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। 1996 में बारी बारी सबकी बारी, अब की बार अटल बिहारी। और 2004 में नई आर्थिक नीतियों ने चुनावी राजनीति को विज्ञापन में बदल दिया। इंडिया साइनिंग और फील गुड केवल अंग्रेजी अनुवाद नहीं था, नई आर्थिक व्यवस्था का लक्ष्य था। राजनीति के लिए एक चेहरा बनाना और उसके भीतर राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने का सिलसिला जारी रखना, यह दोहरापन सामने आया। संसदीय राजनीति को विज्ञापनों पर निर्भर करने का मतलब प्रभावशाली असरकारी मीडिया का विस्तार था। यह कम हैरानी की बात नहीं है कि अकेले 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि समाचार पत्रों की संख्या का विकास दर 19.52% है। यह विकास किस गति से बढ़ा है। 1989 और 1999 में भी समाचार पत्रों की संख्या तेज गति से होने के आंकड़े मिलते हैं। 2014 से पूर्व समाचार पत्रों की संख्या पर नजर डालें तो इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि चुनाव के मद्देनजर समाचार पत्रों का इस्तेमाल करने की गति पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी। 2012-13 में समाचार पत्रों की संख्या का विकास दर 8.43% रहा। चुनावी मीडिया का विस्तार मतदाताओं के बीच राजनीतिक चेतना को बदलने की सामग्री पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हुआ। 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं।
एक दुखी और परेशान मन को सुनहले सपने दिखाने का विज्ञापन कारगर साबित हुआ। फिर 2019 में नारा बन गया, एक बार मोदी सरकार। 2014 और 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पत्र के उम्मीदवार की छवि का विज्ञापन ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान 67% मतदान हुआ, जिसे संसदीय चुनाव में सबसे अधिक मतदान माना जाता है। जबकि 2024 में अब की बार 400 के पार के नारे से निकलने वाली ध्वनि के लिए ध्वनि प्रमुख हो गई। यह ध्वनि के साथ एक व्यक्ति की छवि थी। इस ध्वनि में एक आक्रामकता दिखती है, लेकिन यह किस लिए है? 1952 की लोकसभा से मीडिया कंपनियों की लोकतंत्र में भूमिका को लेकर बहस हो रही है। 1980 से पहले तक मीडिया कंपनियों के व्यवहार, अपने हितों को पूरा करने के लिए उसके गलत आचरण, लोकतंत्र पर होने वाले उसके असर को लेकर राजनीतिक गलियारे में आलोचना की। लेकिन 1980 के दशक से मीडिया कंपनियों की भूमिका पर चर्चा किसी घटना विशेष के संदर्भ तक सीमित हो गई। मीडिया कंपनियों के एकाधिकार पर कई रिपोर्टें आई, लेकिन उनका एकाधिकार का विस्तार अबाध गति से जारी है। मीडिया कंपनियां वैसे विज्ञापन समाचार की शक्ल में छापने लगी जिससे मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। जब वो चोरी पकड़ी गई तो इसे पेड न्यूज नाम देकर उसमें सुधार करने की मांग हुई। 2009 के चुनाव से पूर्व मीडिया स्टडीज ग्रुप ने पहली शिकायत चुनाव आयोग को भेजी। दरअसल संसदीय राजनीति पर वर्चस्ववादी शक्तियां अपना कब्जा बनाए रखने के लिए वोटों की चोरी, सीनाजोरी, हेराफेरी के तौर तरीके निकालते रहे और इसके पीछे सुधार के नारे चलते रहे हैं। संसदीय समितियों ने रिपोर्ट पेश की। मीडिया कंपनियों के लिए सामग्री मुहैया कराने वाली सर्वे चुनावी कंपनियां खड़ी हुई। ये कंपनियां अपने सर्वे के नाम पर मतदाताओं के रुख और राय को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश करती। उनके सर्वे को चुनाव के दौरान मीडिया कंपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देती। पेड न्यूज की शक्ल बदल गई। चुनाव आयोग ने कंपनियों के सर्वे से मतदाताओं के प्रभावित होने के हालात में सुधार कर दिया। सर्वे कंपनियां जो मतदान के बीच सर्वेक्षण के अनुमानित तरीके जारी करती थी, उन्हें मतदान के बाद जारी करने का निर्देश दिया। लेकिन वर्चस्ववादी विचारधारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ईवीएम के बटन दबने तक की योजना में सक्रिय रहे। टेलीविजन और फोटो पहुंचाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 2014 के बाद तो एक तरफ मतदान हुए तो दूसरी तरफ मतदान के दौरान ही टेलीविजन में मंत्रियों के धार्मिक स्थलों पर घंटा बजाने और मूर्ति पूजन के दृश्य दिखते हैं। मतदान के दौरान मीडिया कंपनियां हर उस मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करती जो कि उसके नशे का आदी हुआ। मीडिया कंपनियों को अमीर परिस्थिति की राजनीति में बराबर का हिस्सा मिला है। यह मीडिया कंपनियों की संपत्ति और पूंजी के बढ़ने के आंकड़े बताते हैं। मतदाता के निरंतर गरीबी की तरफ बढ़ने के सवाल मीडिया कंपनियों से दूर होते गए। मतदाता अधिकार कब किस समय कितनी कमजोर या मजबूत हुई है, यह नागरिकों के जीवन, चर्चा और समाज में होने वाली गतिविधियों से मापी जाती है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देना एक दानवीर के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए कमाने और खाने का अधिकार सुनिश्चित करना होता है। मतदाता किस तरफ झुककर अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, यही उनके कमजोर होने और मजबूत होने का पैमाना होता है। मीडिया कंपनियों में राजनीतिक चेतना को बढ़ाने की बजाय उससे उल्टी सामग्री का विस्तार हुआ। सामग्री मुहैया कराने के स्रोत सुनिश्चित किए गए। सांप्रदायिक संगठन, चमक दमक पैदा करने वाली कंपनियां, फूहड़ मनोरंजन करने वाले समूह, सर्वेक्षण कंपनियां इनमें प्रमुख थी। मीडिया कंपनियां खबरों के लिए तरह तरह के इवेंट का आयोजन करने में साझेदार बनने लगी। खबरें इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा हो गई। वोट की चोरी एक घटना नहीं है, वह मतदाताओं के उस हालात का बयान है जब अधिकार और उसकी ताकत महज दिखाने की स्थिति में पहुंच गए हों। संसदीय लोकतंत्र के लिए बनाई गई संस्था की भूमिका की दिशा कैसी होनी चाहिए? क्या वह संसदीय राजनीति में वर्चस्ववादी संस्कृति को ताकत देने वाली साबित हो,
या फिर हिस्सेदारी को विस्तार देने वाली राजनीतिक संस्कृति का सहयोगी हो? राजनीति की दिशा कैसी है, इससे यह तय होता है कि उसके आगे किस तरह की संस्कृति ने अपनी जगह बनाई है। चुनाव में पैसे के खर्चे का मुद्दा सुधार के केंद्र में रहा, लेकिन पैसे और संपत्ति पर एक छोटे से समूह के बढ़ते एकाधिकार की संस्कृति से अलग रखकर साफ सुथरा और स्वतंत्र मतदान के कायदे कानून केवल कागजी ही साबित हो सकते हैं। चुनाव में पैसे का खेल राजनीतिक वर्चस्व की विचारधारा से जुड़ा है। केवल मतदान के तौर तरीकों के बदलने की मांग वैसे वकीलों की दलीलों जैसी है जिसमें एक ही वकील जैसा केस हाथ में आता है दलीलें गढ़ लेता है। जब चुनाव आयोग ने 2014 में चुनाव संबंधी गाइडलाइन, खर्च संबंधी गाइडलाइंस बनाई तो राजनीतिक दलों को अपने मुख्यालय में खाते रखने, ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट से कराने और पब्लिक रैलियों में मिली नगद राशि के अलावा अन्य कोई भी नगद राशि पर टैक्स लगाने जैसे प्रावधान कर दिए। दल को पैसे देने वाले का नाम आदि विवरण दलों को रखने की हिदायत दी गई और यह भी कहा गया कि नगद भुगतान किसी एक दिन में 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। एक नंबर से पैसा पाने की सीमाओं पर अंकुश लगाने का यह इंतजाम था, तो दूसरी तरफ गुरदास दास गुप्ता संसद में यह शिकायत दर्ज करवा रहे थे कि विधायिका में ऊपरी सदन की उम्मीदवारी बिक रही है। करोड़पति अरबपति ऊपरी सदन के सदस्य बनाए गए। गौरतलब है कि देश के कई सूबों में ऊपरी सदन की व्यवस्था नए सिरे से खड़ी की गई। क्या यह समानता मूलक विचारों के विस्तार के लिए थी या अमीर परस्ती राजनीति को एडजस्ट करने की कवायद? ऊपरी सदन के सदस्यों की फहरिस्त अपने आप में पूरी कहानी का बयान करती है। एक तरफ अमीर परस्ती तो दूसरी तरफ राजनीति में हिस्सेदारी पर अंकुश के स्वर भी इससे जुड़े हैं। राज्यसभा में एक करोड़पति सांसद सदस्य ने 2016 में कहा कि चुनाव में खर्च की सीमा का निर्धारण किसी चुनाव से वर्ष भर पहले की राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर की जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार चुनाव से वर्ष भर पहले अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। चुनाव के लिए मतदाता सूची से पहले उम्मीदवारों की सूची को शुद्ध करने का एक सिलसिलेवार अभियान संस्थागत स्तर पर दिखता है। विधि आयोग ने फरवरी 2014 में उम्मीदवारों की अपात्रता संबंधी रिपोर्ट जारी की। गैर सरकारी संगठन एडीआर ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ ऐसे केस के लिए जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि की सजा है, आरोप पत्र बनाया जाता है, उसे अपात्र मानना चाहिए और हत्या, बलात्कार जैसे केस में उम्मीदवार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विधि आयोग ने मार्च 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि राजनीतिक फंडिंग में अस्पष्टता के कारण बड़े दानदाता सरकार पर लॉबिंग और कब्जा कर लेते हैं। रिपोर्ट में यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनावी खर्च, योगदान और प्रकटीकरण पर कड़े नियमों की सिफारिश करती है। काले धन को रोकने के उपाय भी दिए गए हैं। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए शोध सिद्धि के प्रतीक्षा के बजाय आरोप तय करने के चरण में ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाली उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव दिया। यह लंबित आरोपों वाले उम्मीदवारों पर पिछली तारीख से लागू होता है। दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई है, जैसे कि नामांकन जांच के 1 वर्ष के भीतर दायर किए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित मामलों से मानकर स्वीकृत नहीं माना जाएगा। झूठे हलफनामे दाखिल करना अयोग्यता का आधार होना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इस अपराध की सजा को अधिकतम 6 महीने के कारावास से बढ़ाकर न्यूनतम 2 वर्ष किया जाना चाहिए। झूठे हलफनामों को भ्रष्ट आचरण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और त्वरित समाधान के लिए दिन प्रतिदिन सुनवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकार को बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों EC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष नेता के एक चयन समिति के गठन के प्रस्ताव के साथ
दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की सिफारिशों का समर्थन किया। दल बदल विरोधी कानून में सुधार का सुझाव दिया। दल बदल करने वाले प्रतिनिधि के बारे में निर्णय लेने की सत्ता सदन के अध्यक्ष स्पीकर को है। उसकी जगह राज्यपाल या राष्ट्रपति को दिए जाने की सिफारिश की। संस्थाएं जैसे सुधार की औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं। राजनीतिक स्तर पर निर्णय हुआ कि चुनावी फंड के लिए सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड की स्कीम निकाल दी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे अवैध घोषित किया तो 12 अप्रैल 2019 से जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे उनका सारा हिसाब किताब तुरंत चुनाव आयोग को देने का निर्देश भी दिया गया। लेकिन राजनीतिक संस्कृति पर इसका क्या असर हुआ? राजनीतिक फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी चढ़ाई कर दी जिसमें चुनाव आयोग के गठन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का आदेश था। वर्चस्व की राजनीतिक संस्कृति ने उन संस्थाओं को अपने घेरे में ले लिया जिन्हें स्वतंत्र और साफ सुथरे मतदान और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। संस्था का मतलब केवल संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर की भी संस्थाएं। जैसे कार्यकर्ताओं की जगह पर ठेकेदारों को ले लिया गया, ठेकेदारों के हवाले कर दी गई। उन विचारधाराओं के केंद्रों पर भी वर्चस्व की विचारधाराओं को मजबूत करने में लगे संघों ने कब्जा कर लिया। यह कल्पना करना कितना अजीब लगता है कि जिस लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सत्ता द्वारा दावा किया जाता है, वहां वोट के बचे कुचे अधिकार को सुरक्षित बचाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आए। संविधान चेतना की सुरक्षा और विस्तार के लोगों ने बनाया, लेकिन वर्चस्व की विचारधाराओं के भक्तों ने लोगों को संविधान की सुरक्षा करने के हालात में खड़ा कर दिया। राजनीतिक स्तर पर वर्चस्व की विचारधारा ने पन्ना प्रमुख का एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। यानी मतदाता सूची में एक एक पन्ने पर निगरानी और नियंत्रण का एक तंत्र विकसित किया गया। जो संस्थाओं के अधिकारी संवैधानिक जिम्मेवारियों के लिए तैनात थे, उन्हें चुन चुन कर बताया गया कि कैसे लोकतंत्र को चलाना है। उन्हें हटाया गया जो संविधान के अनुसार लोकतंत्र को मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित करना चाहते थे। 2025 में वोट चोरी का मुद्दा भले सड़कों पर आया हो, लेकिन मतदाता सूची में शुद्धिकरण का कर्मकांड चल रहा था। केवल उसका व्यापक तौर पर वो संगठित नहीं था और ना ही उस पर संस्थाएं सहमति के स्तर पर पहुंची थी। चुनाव आयोग साफ सुथरा और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए मुख्य संवैधानिक संस्था है, लेकिन पहले चुनाव आयोग के गठन को राजनीतिक सत्ता ने सीधे अपने नियंत्रण में लिया। जिसने भी वर्चस्व की सत्ता पर तनिक भी लोकतंत्र के सवाल उठाए, उन्हें पद और देश छोड़ना पड़ा। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के मतदाता सूची में शुद्धिकरण के क्या अर्थ हो सकते हैं। क्षेत्रवार निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाता सूची से नामों को गायब करने और एक एक घर के पते पर सैकड़ों की संख्या में नए नामों को जोड़े जाने की जो शिकायतें आ रही थी, वह योजनाबद्ध तरीके से राज्यों के स्तर पर किए जाने की शिकायतों में बदल गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नागरिकता से जोड़ दिया। यह योजनाबद्ध कैसे है, यह ऐसे तथ्यों से पता चलता है। बिहार में SIR का आदेश आया, तब से चुनाव आयोग ने एक ही रट लगाई कि वह तो वही कर रहा है जो 2003 में हुआ था। लेकिन आश्चर्य कि चुनाव आयोग ने 2003 की फाइल कभी सार्वजनिक नहीं की, यानी उसे दबा कर रखा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं दिखाया जब आयोग के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के फैसले और उसके तौर तरीकों को लेकर महीनों तक वहां सुनवाई चली। 1 जून 2002 को चुनाव आयोग द्वारा जारी यह 62 पेज का दस्तावेज कहता है कि 2003 में सभी मतदाताओं ने गणना पत्र नहीं भरे थे, जबकि 2025 में आयोग बता रहा था कि भरे गए थे। इसे भी दोहराया कि 2003 में सारी प्रक्रिया 21 दिन में पूरी कर ली गई थी, लेकिन इस सच को दबाकर कि 2003 में किसी भी मतदाता से कोई इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाया गया था। 2003 में
चुनाव आयोग के स्थानीय प्रतिनिधि के बतौर BLO यानी मतदाता केंद्र के अधिकारी की जगह एनुमरेटर होते थे। उनसे कहा गया था कि वे घर घर जाकर पुरानी मतदाता सूची में संशोधन करें। संशोधित सूची को फिर लिखा जाता था और परिवार के मुखिया उस पर हस्ताक्षर करते थे। एक वोटर के लिए ना कोई फॉर्म था, ना कोई समय सीमा और ना ही अपने आप नाम कट जाने का डर। 2003 में कोई दस्तावेज मांगा ही नहीं गया था। उन लोगों से दस्तावेज जरूर मांगे गए थे जो दूसरों प्रदेशों से आए और वोटर बन रहे थे, अपनी उम्र ठीक नहीं बता रहे थे या अपना रहने का पता बता रहे थे। इसके ठीक उलट बिहार SIR में हर मतदाता से कोई ना कोई कागज मांगा गया, या तो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम का प्रमाण पत्र या फिर 11 दस्तावेजों में कोई एक। लेकिन इसमें आयोग का यह दावा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था कि 2003 में नागरिकता का सत्यापन हुआ था, जबकि 2003 की गाइडलाइंस में सभी मतदाताओं की नागरिकता की जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। उल्टे पुरानी गाइडलाइंस के पैरा 32 में साफ लिखा है कि गणना अधिकारी का काम नागरिकता की जांच करना नहीं है। नागरिकता का प्रमाण केवल 2 स्थितियों में मांगा जा सकता है। ऐसा इलाका जो राज्य सरकार ने विदेशी बाहुल्य क्षेत्र घोषित कर रखा हो। आयोग अघोषित विदेशी बाहुल्य की पहचान करने में अब सक्रिय दिखा। कोई नया व्यक्ति जिसके परिवार के किसी व्यक्ति का वोट न हो तो उसकी नागरिकता की जांच का प्रावधान था। किसी व्यक्ति के बारे में लिखित आपत्ति कि वह भारत का नागरिक नहीं है, यह तो खैर था ही। इसके अलावा न किसी की जांच होती थी, न किसी का नाम इस आधार पर काटा जा सकता था। दरअसल यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा की एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने 9 दिसंबर 2024 को अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के सभी चुनाव संबंधी कागजात और दस्तावेज नियम 93/2/A के तहत 6 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने और दिखाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 2 हफ्ते के भीतर ही 20 दिसंबर 2024 को इस नियम में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के कारण जो अधिकार जनता को चुनाव संचालन से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त करने के लिए पहले मिला हुआ था, उसे केंद्र सरकार ने नियम 93/2/A में संशोधन कर खत्म कर दिया। संविधान में संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट में संशोधन करना हो तो संसद में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नियमों में संशोधन के लिए संसद में पास कराने की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक इस नियम संशोधन की बात है, उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि सरकार द्वारा किए गए संशोधन में चुनाव आयोग से परामर्श किया गया है, जबकि इस संशोधन के नोटिफिकेशन में यह बात कहीं नहीं लिखा कि यह चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार किया गया है। यह संशोधन चुनाव आयोग की जानकारी और सहमति से हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटरों के CCTV फुटेज की जब मांग की गई तो उसे रामदेव स्टाइल में बहन बेटी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नियम कानून के अनुसार चलने वाली संस्थाएं नियमों में यह तो बदलाव करने लगीं या फिर नियमों को छिपाने या दबाने में सक्रिय दिखती हैं। वोट चोरी हेराफेरी के लिए शारीरिक हिंसा की किसी दृष्टांत की कोई जरूरत नहीं दिखती है। संस्थाएं मतदाताओं के बहुमत हिस्से को चुनाव लड़ने से अयोग्य होने की स्थितियों में खड़ा कर चुकी हैं। उम्मीदवारों में जो वर्चस्व के एकाधिकारवादी विचारों और व्यवहारों को चुनौती देने के लिए खड़े होने की कोशिश की, उनके घरों और नाते रिश्तेदारों को जेल में डालने व अदालती कार्रवाइयों में उलझाने के तरीके विकसित हुए। आंकड़े बताते हैं कि संस्थाओं का इस्तेमाल किस तरह से मतदाताओं के अधिकारों के इस्तेमाल करने के उद्देश्यों को किस तरह से महत्वहीन करने का संदेश दिया गया। चुने गए सदस्य संस्थागत स्तर पर संसद और अदालतों के फैसलों के बाद निकाले गए। संसद से कई सदस्य निकाले गए। हालात की गंभीरता इससे समझी जा सकती है
कि संसदीय लोकतंत्र में मतदाताओं के अधिकार का उपयोग महज चंद दूरी ही तय कर पाया है। 1946 से 2019 के बीच देखें तो 1946 में 14 लोग सरकार बनवा देते थे, जो कि 2019 में बढ़कर यहाँ तक पहुँचा कि 100 में 20 लोग सरकार बनवा देते हैं। 2019 में 90 करोड़ से कम 89.6 करोड़ मतदाता थे। उनमें से 60 करोड़ 37 लाख मतदाताओं ने वोट दिए। सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 22.5 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। इस तरह मतदाताओं में लगभग 25% का समर्थन बीजेपी को मिला। लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो पार्टियों को सरकार बनाने के लिए 100 में केवल 20 या 25 लोगों का समर्थन चाहिए। देश की कुल आबादी के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 303 सीटें जीता देने वालों की संख्या 100 में 20 से भी कम दिखती है। 20 लोगों का किसी भी पार्टी नेतृत्व को समर्थन, लेकिन सरकार के फैसलों से 140 करोड़ लोगों का जीवन और उसका समाज प्रभावित होता है। दूसरा सवाल यह है कि यदि जनसंख्या का 10% हिस्सा चुनाव के जरिए किसी राजनीतिक पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को सरकार बनाने या चलाने की इजाजत देता है तो क्या वह अपनी जिम्मेवारी के महत्व को समझता है? यह 10% वाला हिस्सा कैसे लोगों का है और उसके आचार व्यवहार का इतिहास कैसा रहा है? 2025 से पहले एक दशक में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिन मतदाताओं को अधिकार से वंचित किया गया और दूसरी तरफ जिनके नाम मतदाता के रूप में जोड़े गए, उनका विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट दिखता है कि कैसे संस्थानों को मतदाताओं का चुनाव करने के लिए कब्जे में कर लिया गया है। संसदीय लोकतंत्र के लिए चंद बातें समझना जरूरी लगती है। पहला, आंदोलन चेतना का उत्पाद करते हैं और सत्ता चेतना को नियंत्रित करना चाहती है, उसे सीमित करती है, उसे भ्रमित करती है, उसे बाधित करने की कोशिश करती है, कुंद करने की भी, और अंततः उसे मारने की कोशिश करती है। दूसरा, चेतना के साथ हर तरह का व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता है। वह मरणासन हालत में लंबे समय तक रहने के बावजूद खड़ी हो जाती है। हम क्यों गणतंत्र और उसकी विचारधारा को लंबे समय के बाद भी खड़ा कर उसे ताकत देने की कोशिश में लगे हैं, जबकि गणतंत्र विरोधी कई व्यवस्थाएं बनी और उन्होंने उसे मारने की हर संभव कोशिश की। तीसरा, मतदाता पसंद करें, यही निर्णय तो लोकतंत्र का बुनियाद है। मतदाता के अनुभव, एहसास, संवेदना और सौंदर्य बोध के आधार पर मतदाता की पसंद एक आकार लेता है, लेकिन वास्तव में मतदाता पर पसंद थोपने की हर संभव कोशिश होती है। जो कोशिश करते हैं वे ताकतवर होते हैं, उनके पास हर तरह के संसाधन होते हैं। वह कभी मतदाताओं के अनुभवों में सेंध लगाकर, एहसास के ऊपर शोर का लाउडस्पीकर रखकर, संवेदना को नशे से और सौंदर्य बोध को अश्लीलता के भाव से विकृत करने के लिए तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, गौरतलब है कि मतदाताओं के ऊपर जो थोपाई होती है वह लोकतंत्र का ही फूल दिखाकर होता है, लेकिन उस फूल में किस तरह का लालच, भय, जालसाजी, चालाकी, धूर्तता, बेईमानी है, इसकी पहचान कर लें तो लोकतंत्र में अधिकार हासिल करने की चेतना बच जाती है। 5, एक फूल की पहचान एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे में करें। संसद की एक समिति ने 79वें प्रतिवेदन में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, उनमें एक मुख्य बात की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। वह समिति कहती है कि एक बार चुनाव होने से चुनाव कराने वाली महत्वपूर्ण जनशक्ति को मुक्ति मिल जाती है, जो कि प्रायः निर्वाचन कार्यों में लंबी अवधि के लिए तैनात रहती है। जबकि संसदीय राजनीति और संविधान कहता है
कि मतदाता शक्ति यानी नागरिकों की जनशक्ति का दबाव हर वक्त सरकार चलाने वाली पार्टियों व प्रतिनिधियों पर बने रहना चाहिए, नहीं तो लोहिया के शब्दों में संसद आवारा हो जाती है। एक चुनाव से पार्टियां व उसके प्रतिनिधि स्वयं को हर स्तर पर मनमाना करने के लिए मुक्त होना चाहते हैं। समिति की रिपोर्ट संस्थागत स्तर पर पूरे मतदाता द्वारा चुने जाने वाले संसदीय लोकतंत्र की जगह मतदाताओं का चुनाव करने वाली संसदीय व्यवस्था की तरफ ले जाने का संकेत देती है। भारत में संसदीय चुनाव में वोट चोरी का इतिहास सत्ता पर किसी तरह काबिज रहने के विचार और संस्कृति का हिस्सा है। तय यह करना है कि इसे मतदाता चुनने वाली संसदीय सत्ता बनाना है या मतदाता द्वारा लोकतंत्र की व्यवस्था बनाना है। नमस्कार, आदाब।